नमस्कार सीमा जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज मैं एक बहुत बड़ी हस्ती से बातचीत कर रहा हूँ। काफी आपका नाम सुना हुआ है। जी, हस्ती नहीं हूँ बस। नहीं, आपने बड़े बड़े काम किए हैं, सब मुझे पता है। मैंने इस बीच और भी पढ़ लिया था आपके बारे में। तो मैं जरा जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए कि पहले तो आपका गाने में ज्यादा शौक हुआ करता था, गाना सीखने में, गाना गाने में। फिर आप धीरे धीरे थिएटर की तरफ कैसे आ गई? देखिए, थिएटर की तरफ गाने को मैंने कभी प्रोफेशन बनाने का कभी जिंदगी में नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पिताजी की थिएटर कंपनी थी और मेरी नानी और मेरी माताजी जो थी वो क्लासिकल सिंगर थी। लेकिन नॉर्थ में उस जमाने में गाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। और मेरी माताजी का तो वसंत देसाई ने फिल्म में पूरे गाने उनके पूरी फिल्म वो गाना गा रही थी, तो मेरी दादी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम गाना नाचना नहीं हमारे परिवार में चलता है। तो जिस जगह हम लोग रहते थे, हम बचपन जहाँ हमारा गुजरा है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा गुजरा है। तो नॉर्थ इंडिया में गाना महिलाओं का और डांस थिएटर ये एक और खासतौर से छोटी जगहों पे ये खराब समझा जाता है। अच्छे घरों की महिलाएं गाना नाचना थिएटर ये नहीं करती थी उस जमाने में। तो चूंकि आवाज मेरी अच्छी थी, लेकिन और बहुत छोटे शहर में हम रहते थे, कस्बे में रहते थे हम। और तो उस तरह से ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन बाद में दिल्ली में आके शौकिया मैंने नसीर अहमद खान साहब से के पास 1-2 घंटे को भारतीय कला केंद्र में चली जाती थी। लेकिन मैंने कभी गाने को प्रोफेशन बनाना कभी नहीं सोचा। तो कॉलेज के बाद मैं दिल्ली आ गई थी। और जहां तक थिएटर का सवाल है, तो मेरे पिताजी की थिएटर कंपनी थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई कभी थिएटर का शौक नहीं रहा। मेरा हमेशा लिटरेचर और बचपन अगर आप देखें तो साहित्य और कला और गाना और मतलब सुनना, क्योंकि गा तो सकते नहीं थे, ऐसा कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया था कहीं स्कूल्स में, और स्कूल के लेवल पे थोड़ा बहुत कर लेते थे। लेकिन क्या हुआ कि मैं दिल्ली में आई बीए के बाद, बीए ऑनर्स करने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जब कंप्लीट करके मैं आई, तो उस जमाने में मेरे सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मतलब ऐसी कोई प्लान्ड जिंदगी हम लोगों की नहीं रही है। एक होता है ना, जो आज मैं देखती हूँ कि 10वीं 8वीं में बच्चा होता है, आप उससे पूछे क्या बनना है तो उसको मालूम होता है कि उसको क्या बनना है और उस दिशा में वो काम कर रहा होता है। लेकिन हम जो लोअर मिडिल क्लास और वैसे भी एक मेरे फादर की थिएटर कंपनी थी जो छोटी छोटी जगहों पे नाटक लेके जाना। और तो एक यायावर जो जिंदगी थी, उसमें ऐसा कभी कोई प्लानिंग नहीं होती। तो उसके बाद मैं जब दिल्ली आई, तो कुछ महीनों तक मेरे बड़े भाई अनु भाई ने मुझे उस जमाने में 600 रुपए में हमारा घर चल जाता था आराम से दिल्ली में, वो भेजते रहे। 7-8 महीने उन्होंने उन्होंने भेजा। उसके बाद मेरी जो भाभी है, रंजीत भाई की वाइफ, उनकी सिस्टर के हस्बैंड एक दिन आए, बोले पपेट थिएटर में नौकरी करोगी? तो मैंने कहा कि सुभाष भाई, मैं तो नौकरी तो करने का कोई इरादा नहीं है। बोले नहीं, करके देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है 1-8 महीने कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो बचपना भी था और ये कि चलो कुछ भी नया करके देखते हैं। तो पपेट थिएटर में
वहाँ पे गई और दादी पदम जी जो आज बहुत अच्छे थिएटर मतलब पपेट थिएटर का बहुत बड़ी हस्ती है, उन्होंने कहा गाना आता है मुझे, मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत गाती हूँ, तो बोले गाना सुनाओ। तो एक लाइन उन्होंने सुनी और उसके बाद उठ के बोले ओके ओके चल दी। मुझे ये बड़ा खराब लगा, मैं पूरा गाना भी नहीं सुना। खैर तो फिर राजेंद्र जी के पास उन्होंने भेजा, राजेंद्र जी से मैंने क्लियर बोल दिया, मैंने कहा पपेट का मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बोले नहीं नहीं तुम ज्वाइन कर, और मेरे ऐसे नौकरी हो गई। तो मैंने सबसे पहले अनु भैया को चिट्ठी लिखी, उस जमाने में फोन वगैरह इस तरह से होते नहीं थे। मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि अनु भैया आप अगले महीने, बस इस महीने और भिजवा दीजिए, अगले महीने से मुझे 600 रुपए की ही नौकरी लगी थी। तो उस समय आपकी एज कितनी रही होगी उस समय जब आपने पपेट थिएटर ज्वाइन किया? मेरे ख्याल से 22 एक साल रही होगी, 22-23 साल। हाँ। तो और मैं फिर इंडिपेंडेंट अलग रहती थी, और आज मैं सोचती हूँ तो मैं थरथरा जाती हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में अलग एक कमरा लेके रहना, और कितनी मतलब आज मुझे लगता है बड़ी मजबूती वाली बात थी। इतनी कम एज में हम बच्चा समझते हैं 20-22 साल के, और उससे भी पहले जब मैं हॉस्टल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब मेरा दाखिला हुआ तो 79 में, तो उस वक्त मैं कैसे अकेले ट्रेन में जाना पड़ता था, क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं था कि मुझे छोड़ के आए। दोनों भाई दिल्ली थे, छोटा भाई जो था वो छोटा था, और तो कैसे हो गया, कैसी हिम्मत रही, वो कुछ अलौकिक की, कुछ ईश्वर की ही कृपा रही कि किसी तरह के कोई हादसे नहीं हुए। आज जरा कल्पना करती हूँ कि कोई लड़की इस तरह से अलीगढ़ में भी जाए और वहाँ रहे अपने बलबूते पे और पढ़े, तो क्या क्या हो सकता है और क्या क्या उसको फेस करना पड़ सकता है। तो समय काफी काफी बदल गया है। तो इस तरह से मैं पपेट थिएटर में आई, और आके मुझे थोड़ा दादी पदम जी जो हमारे थे वो कभी तारीफ नहीं करते थे, तो मुझे हमेशा ये लगता रहता था कि ये इनको मुझे कुछ आता नहीं है, हमेशा बोलते रहते थे तुम्हारी प्रैक्टिस कुछ नहीं है। तो मैं सोच रही थी, एक स्वीडन से एक डायरेक्टर आए थे, गुंटर नाम था, तो वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे लिटिल मर्मेड। तो उसमें मैं रोल कर रही थी, अच्छा मतलब पपेट। तो मैंने एक दिन गुंटर से कहा, मैंने कहा कि मैं अब छोड़ दूंगी पपेट थिएटर, क्योंकि मुझसे अच्छा हो नहीं रहा है, दादी को पसंद नहीं। तो उसने कहा नहीं, दादी तो तुम्हारी एब्सेंस में बोलता है कि जो ट्रेडिशनल पपेटर है उनसे भी अच्छा सीमा ने इतनी जल्दी सीख लिया है। तो मैंने दादी से कहा, मैंने कहा ये बड़ा अनफेयर है कि आप है ना मेरे मुंह पे मेरी बुराई करते हैं, थोड़ा सा हौसला अफजाई किया कीजिए। बच्ची थी मैं 22-23 साल की, तो थोड़ा हौसला अफजाई की जरूरत होती है कई बार ना, कि आप अच्छा कर रहे हैं। इस तरह से उसमें काफी सालों तक काम किया, और काफी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स भी हम लोगों ने अटेंड किए अलग अलग कंट्रीज में। तो उतने कम समय में मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी मैं इतनी सारी दुनिया घूम लूंगी, और दुनिया भी ऐसे नहीं कि एक हफ्ते, एक जगह महीनों महीनों हम रहते थे। तो आप जब किसी कंट्री में काफी समय रहते हैं तो वहाँ का खान पान, संस्कृति, बोलचाल, लोगों को आप ना जज्ब करते हैं, आप उनसे कुछ सीखते हैं, और आप उनको कुछ दे के आते हैं और उनसे कुछ लेके आते हैं, और उनको जानने पहचानने की वो प्रक्रिया ज्यादा हो रही थी। तो ये थी पपेट की तो जर्नी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। ये पपेट तो क्या और कंट्रीज में भी होते हैं? पपेट्स ज्यादातर ईस्ट यूरोप में, वैसे तो अमेरिकन और अलग अलग कंट्री में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ईस्ट यूरोप में पपेट का बहुत आगे बढ़ा हुआ है। पपेट हमसे भी जापान में बहुत आगे बढ़ा है, वहाँ बुनराकू शैली होती है, जो कि हम इतने फॉर्चुनेट रहे हैं, हम इतने भाग्यशाली रहे हैं
कि वो लोग बुनराकू शैली का जो पपेट प्ले करते हैं तो उसमें उनको काफी साल लगते हैं, तब उनको मतलब स्टेज पे जाने की अनुमति मिलती है। और हम छोटे छोटे बच्चे उसी स्टाइल में हमने एक भरतनाट्यम, उसमें क्या होता है कि पैर दो पपेटियर चला रहे होते हैं, सर कोई वो होता है, धड़ जो होता है पपेट का, मतलब वो लाइफ साइज पपेट होते हैं, धड़ वो आपके शरीर से बनते, तो एक ही पपेट को 3 लोग चला रहे होते हैं, तो उनको सिंक करना उस वो बहुत मुश्किल होता है। तो हमने वो भरतनाट्यम करवाया था, एक उषा करके एक कैरेक्टर रखा था, तो भरतनाट्यम करवाया। तो जापान में लोग हमें देखने आ रहे थे कि इतनी कम उम्र में, और उन्हीं की शैली को हमने उनको एक सौगात सी देने की कोशिश की। और जैसे हंगरी में हंगेरियन पपेट्री बहुत आगे बढ़ी हुई है। ईस्ट यूरोप जितना भी है, रशिया, हम सौभाग्यशाली, ऑब्रासोव जैसे जैसे फिल्मों में दिलीप कुमार हैं, और थिएटर में आप ये देख लीजिए कि अलकाजी और रंजीत कपूर भाई साहब, और ये लोग हैं जो थेस्पियन, ऐसे ऑब्रासोव का बहुत बड़ा नाम था, और हम सौभाग्यशाली रहे कि हम उनके साथ काम किया। तो आपका पपेट थिएटर में आप अच्छा कर रही थी, फिर आपने ट्रांजिशन करने के बारे में क्यों सोचा? मतलब शायद टीवी में चली गई आप मेरे ख्याल से उसके बाद। जी जी जी, ट्रांजिशन करने के लिए इसलिए सोचा कि पपेट में बस सब था, धन नहीं था, सर्वाइवल, बहुत कम तनख्वाहें हुआ करती थी। तो विचार ये आया कि कब तक आप एक एक स्टेप, आपको फाइनेंशियली भी आगे बढ़ना पड़ता है, आपको जिम्मेदारी भी होती है, अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, अपनी जिंदगी की भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ ऐसा करें कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़े। तब तक छोटे छोटे किराए के मकानों में, और एक विचार आया था, क्योंकि होता क्या है कि सारी विधाओं में आप जब घूमते हैं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे पपेट थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, साहित्य रचना हो, जो भी, उसमें आप हमेशा ये सोचते हैं कि थोड़ा एक कदम और आगे, नाले होते हैं, फिर नदियां होती हैं, फिर आप समुद्र में छलांग लगाना चाहते हैं, तो वो छलांग ठीक है, अभी भी मैं लगा ही रही हूँ छलांग, अभी समुद्र में पहुंच ही रही हूँ, लेकिन वो प्रक्रिया जारी है। तो इसलिए पपेट एक जगह रुक, मुझे ऐसा लगा ये रुक गया है, ठहराव सा महसूस हुआ। जी जी जी। तो टीवी में चली गई, तो मतलब टीवी की दुनिया में। हाँ, देखिए वो क्या है, एक इत्तेफाकन एक वो एज ऐसी होती है कि आप हिचकॉक और ये जो थ्रिलर होते हैं ना, वो आपके उस वक्त आदर्श होते हैं। तो एक ऐसी थ्रिलर दूरदर्शन में किले का रहस्य करके एक सीरियल थी, वो डाल दिया, और वो ओके भी हो, और कैसे वो पता नहीं कैसे वो भी ओके हो गया। हम तो छोटे छोटे थे, हमारे कोई अनुभव नहीं था, हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कुछ बनाया हो, सिनेमा बनाया हो या क्या, या कोई बड़े नाम वाले, क्योंकि तब ना तो अन्नू भैया का नाम हुआ था, ना रंजीत भाई का उस तरह से नाम हुआ था। तो हम सब छलांग वाली प्रक्रिया में थे। तो सीरियल बनाई तो प्रोडक्शन का कोई अनुभव नहीं था, डायरेक्शन का भी उस तरह से अनुभव नहीं था, कैमरे का ये, लेकिन एक बेसिक फिल्में देखी होती हैं आपने, और आप कुछ करना चाहते तो थोड़ा कर किया। डायरेक्शन में तो फिर भी चल गया, अभी भी मैं देखती हूँ तो मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं होता है। ये जरूर है कि इससे और बेहतर हो सकता था, लेकिन ऐसी शर्मिंदगी नहीं होती है कि बहुत खराब काम हो गया और बहुत निचले दर्जे का काम, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन प्रोडक्शन का चूंकि मेरे पास कोई अनुभव नहीं था,
तो बरसों बरस तक कर्जों में ही दबी रही, क्योंकि प्रोड्यूसर बनना और कैसे फिर उस वक्त तो दादी ने मुझसे पूछा था कि अब कभी प्रोड्यूस करोगी, तो मैंने कान पकड़े, मैंने कहा जिंदगी में अब कभी मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं करना है मुझे कोई सीरियल वीरियल नहीं बनानी है। और लेकिन वो जो जबान को कहते हैं ना, जो चिस्का लगता है, वो इस काम का इतना नशा है तो हमारे सीरियल तो आपने काफी बनाया मेरे ख्याल से, सीरियल तो काफी फिर तो सीरियल, हाँ, रोजी रोटी तो उसी से, आज भी उसी से चलती है, क्योंकि सिनेमा एक दूसरे तरह का मैं बनाती हूँ जिसमें कमाई कम होता है, समय देती है वो सब है, तो रोजी रोटी मेरी सीरियल से ही चलती है। अच्छा, अभी भी आप सीरियल बना रही हैं कोई? बना इन दिनों भी अभी बना, जी जी, करती रहती हूँ। फिर आपने फिल्में बनाई कुछ, मतलब डॉक्यूमेंट्री कम फिल्म, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की फिल्म आपने, जैसे हार्ट आपने फिल्म जी, बनाई, हाँ, तो डॉक्यूमेंट्रीज मैंने अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब मन को सुकून देने वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई। जैसे मैंने महानदी पे बनाई, जो छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन है, और मैंने नीरज जी के जीवन पे बनाई, गोपाल दास नीरज, जो पोएट, गीतकार जी, उनके जीवन पे बनाई, और बहुत अच्छी, मजा आया, क्योंकि नीरज जी से मेरा बहुत ही प्रेम स्नेह था, वो बहुत स्नेह करते थे मुझसे। ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत बनाई। उसके बाद फीचर फिल्म बनाई एनएफडीसी के लिए, हार्ट, और हार्ट ने हार्ट का काफी वो रहा, मुझे, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि महिला प्रधान है, और महिला की त्रासदी है उसमें, एक तबके की, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो जो समस्या मैं लेके आई हूँ महिलाओं की, वो हर वर्ग की स्त्री ने उससे, चाहे वो, मैं कायरो में गई हूँ, इजिप्ट गई, कायरो में बिल्कुल अलग दुनिया है, हम लोग अलग देश है, लेकिन वहां की महिलाओं ने उसको अप्रिशिएट किया। फिर यहाँ पर एशियन, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल होता है, तो उसमें मैं खुशनसीब रही कि मुझे अदूर गोपाल कृष्णन के हाथ से मुझे अवार्ड मिला, और वो भी 4 बजे शाम को मुझे फोन आया एनएफडीसी से, व्यास जी का, वहाँ पे एनके व्यास हैं, उनका फोन आया कि आप 5 बजे फौरन पहुंच जाइए, आपको अवार्ड मिल रहा है। तेल वेल लगा हुआ है सर में, बैठे हैं, उस इत्तेफाक से मेरी मदर भी यहाँ थी, माता जी, छोटा भाई भी था, आनंद फानंद में, मतलब कैसे उठ के, और 1 घंटे 5 बजे पहुंच रहे, कहाँ, टाउन में, षणमुखानंद जो हॉल, संपन्ना हॉल है, हाँ। जी जी, और 4 बजे आप सोचिए, पीक आवर्स में, आप 5 बजे तक वहां, वैसे भी 2 घंटे लगते वहां पहुंचने, लेकिन हम बस पहुंचे, और हम लोग अभी सीट पे बैठे ही नहीं है, आगे की जो मैंने कहा था मेरी मदर आगे बैठेंगी मेरे साथ, आप वो व्यवस्था कीजिएगा सीट, तो हम जैसे ही पहुंचे हैं, और मम्मी और हम बैठ ही नहीं पाए हैं, और इतने में वो मेरा नाम अनाउंस हो, मतलब मैं बैठी भी नहीं हूँ, उठ के, फोटो भी नहीं है, तो पुरस्कार आपने हाफते हुए लिया, हाफते हुए गई होंगी पुरस्कार लिया। फिर बोलने में ये हो रहा था कि क्या क्या बात करें। तो लेकिन वहां पर आई हुई थी, ईरानियन फिल्में आई हुई थी, एशियन फिल्म फेस्टिवल था, उन महिलाओं ने इतना मुझे प्यार किया, गले लगा लगा के कि आपकी फिल्म देख, अच्छा, फिल्म जब स्क्रीनिंग हो रही है तो मुझे बताया नहीं किसी ने, वो हो गया होगा आपाधापी में, वरना डायरेक्टर, आपकी स्क्रीनिंग होती इस तरह के फेस्टिवल में, तो डायरेक्टर वहां पे होता है, वो दो शब्द बोलता है अपनी फिल्म के बारे में, और फेस्टिवल्स में फिर फिल्म जब खत्म हो जाती है तो ऑडियंस से इंटरेक्शन होता है, ऑडियंस आप बताती है, मतलब बातचीत करती है, उनके सवाल होते हैं, तो उन महिलाओं ने देख ली थी वो फिल्म,
और बहुत अप्रिशिएट, मतलब ईरान की महिलाएं, एशियन फिल्म, चाइनीज कुछ थी, कुछ जापानीज, जो एशिया के थे वो लोग, और इतना मुझे प्यार कर रहे थे, उनको इतनी अच्छी लगी थी वो फिल्म। और इजिप्ट गई, वहाँ अच्छी लगी। कनाडा में हिडन जेम्स करके एक फेस्टिवल है, उन लोगों को वहाँ बहुत अप्रिसिएशन मिला। तो स्त्री का जो त्रासदी है, मुझे लगता है वो यूनिवर्सल है। वो दुनिया के किसी भी देश में, गांव की स्त्री हो या कहीं हो, वो उसकी जो सफरिंग है, जो उसकी पीड़ा है, वो एक ही है। तो हम वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी देश की हो, इसीलिए हम जब ईरानी फिल्में देखते हैं या कोई और फिल्म देखते, टर्किश फिल्में देखते, तो हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हम भी उनकी त्रासदी से हम रिलेट करते। तो ऐसे हार्ट का 5,000 में ये के तूने मारे आदमी को बेचो है, थोड़े ज्यादा में बाजार में बेचा। 5,000 में कितने दिन रहेगी यो कल मुही? 5 दिन घड़ी अच्छी कीमत है इस सड़ी औरत री। अपने भाग है संजय। जिसके दम पर तू कूद रही है ना, इसके वो थारी कीमत अदा नहीं कर पाएगा। ना कोई कला है ना लखन, हमारे पास क्यों आई थी साली? अरे बेटी के नंगा देखोगा तो सारी माँ बेटा भी गाँव की गली में नंगी घूमेंगे। आएगी खुशी, आएगी थारी खुशी। अच्छा, ये बताइए कि फिर आपने फिल्मों में भी तो एक्टिंग की है? जी नहीं, मैंने एक्टिंग नहीं की है। हाँ हाँ। हाँ, तो एक फिल्म में वो पुरी साहब ने जबरदस्ती 81 की बात है, तब मैंने पपेट थिएटर नहीं ज्वाइन किया था, 82 की बात होगी। तो वो एक फिल्म कर रहे थे, हरियाणवी फिल्म, अच्छा। सांझी करके एक फिल्म थी। तो मैं और मेरा छोटा भाई रोहतक में शूटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग शूटिंग देखने आ जाओ, रोहतक घूम लो, एक दिन सुबह आओ शाम को चले जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम लोग वहाँ चले गए, मैं और मेरा छोटा ब्रदर। अब वहाँ पर जो उसकी प्रोड्यूसर थी, नाम याद नहीं आ रहा एकदम से, वो सुमित्रा जी। तो सुमित्रा जी ने से बड़ी अच्छी वो हो गई थी पहचान, तो उन्होंने कहा एक दिन रुक जाओ तुम लोग। हम रुक गए। अब मुझे बॉम्बे जाना था कुछ एक हफ्ते बाद, मेरे अनु भैया ने बुलाया था, तो बॉम्बे जाने का प्लान ऐसे हम लोग कर रहे थे। तो सुमित्रा जी बोली, कहने लगी कि सीमा, उस जमाने में 500 या 800 रुपए का टिकट होता था फ्लाइट का। तो कहने लगी कि तुम, एक छोटा सा रोल है, अगर हम दिल्ली या बॉम्बे से कलाकार बॉम्बे से मंगवाते हैं तो हमें इतना इतना महंगा पड़ जाएगा, तो ये कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करूँगी, मुझे नहीं आती है। तो वो बोली नहीं कर लो ना। और उसमें, उस फिल्म में सुमित्रा जी हीरोइन ही थी, प्रोड्यूसर भी थी, वो हीरोइन भी थी, और पुरी साहब थे, सचिन थे, सचिन जो हीरो आते थे। अच्छा। और हाँ, दिनेश ठाकुर थे। तो पुरी साहब ने कहा नहीं कर लो ना, इनकी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने एक वो छोटा सा रोल किया था, और उसके बदले में उन्होंने मुझे एक एयर टिकट दिया था और 500 रुपीज दिए। आधा घंटे की शूटिंग थी बस। और तो मैंने कहा चलो, 20-21 साल में पहली बार फ्लाइट में अपनी कमाई से बैठे, तो तो वो बस वो किया था। फिल्म में ऐसे कभी मैंने, फिल्मों में लिखा है आपने? फिल्में लिखी हैं, कुछ लिखी हैं, सीरियल्स लिखी हैं। तो मतलब स्क्रीन प्ले भी लिखती हैं आप? जी। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि
कहानी लिखना अलग बात होती है। जैसे मान लीजिए थिएटर नाटक के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखना है, वो अलग बात होती है। फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिखना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम, खास करके मुझे लगता है। मुश्किल तो नहीं। क्या होता है, अलग अलग विधाएं होती हैं। तो जैसे कि भाषा, जिनको अंग्रेजी आती है उनके लिए वो सरल है, जिनको फ्रेंच आती है उनके लिए सरल है, जिनको हिंदी आती है उनके लिए सरल है, जिसको भाषा नहीं आती उनके लिए कठिन है। तो विधाएं हैं, जितनी भी विधाएं हैं, वो जैसे कहानी लिखना, कविता लिखना, कविता में भी अलग अलग विधाएं हैं। नज्म अलग है, गजल अलग है, शेर अलग है ना। अब हिंदी में आप दोहे अलग हैं, और वो क्या सौरठे अलग हैं, और तो अलग अलग विधाएं हैं और उनकी अलग अलग रिदम। इसी तरह आप जब कहानी लिखते हैं तो उसकी विधा अलग है। वो आपको कहानी में आपको ये बताना है कि जो पढ़ रहा है वो विजुलाइज कर ले, वो उसको दृश्यांकित कर ले कि वो वहां जा रहा है, खुशबू आ रही है, हवा चल रही है, ये है, वो हो रहा है, और वो रो रही है या वो रो। एक कहानी का एक अलग है, एक चिड़िया है, एक चिड़वा है, और एक राजा है और एक रानी। लेकिन जब आप फिल्म के लिए लिखते हैं तो आपको मालूम है कि उसकी क्या लिमिटेशन है, और ये दृश्यांकित होना है, इस पे दृश्य बनेगा। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो खुशबू आ रही है और हवा चल रही है और वो हो रहा है, उसको इतने डिटेल में एक, जैसे आप साहित्य में लिखते हैं ना, 5-5, 6-6 डिस्क्रिप्शन जो होते हैं, 6-6 पेज के होते हैं। आप ये नहीं कि आप बोलेंगे फिल्म के लिए अगर आप लिखेंगे तो आप ये लिख देंगे कि जी हजारों लाशें पड़ी हुई हैं, और अगर आप कहानी लिख रहे हैं या कोई बड़ा उपन्यास लिख रहे हैं तो रमेश की लाश वहां पड़ी है और सुरेश की वहां पड़ी है और वो मतलब आप उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्टर लाश दिखाने के लिए एक लॉन्ग शॉट लेगा, या उसको थोड़ा एम्फेसिस करना है तो वो किसी के क्लोज पे चला जाएगा कैमरा और ये कर लेगा, तो वो कुछ सेकंड में वो उतना बड़ी चीज दिखा सकता है। तो ये एक विधा है जो सीखने से ही और थोड़ा सा स्किल से आएगी। मतलब ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। प्रैक्टिस, ये संगीत की वो वैसी प्रैक्टिस नहीं है, ये थोड़ी टेक्निक है, टेक्निक सीखने से आती है। गाना जो है वो आपको रोज रियाज करना पड़ता है, ये एक टेक्निक है। टेक्निक आपको पता पड़ गई तो फिर उसकी रियाज की जरूरत नहीं होती है। तो आपकी फैमिली में, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके फादर का एक थिएटर था, उसमें मदर और नानी भी उसमें शायद मेरे ख्याल से इन्वॉल्व थी शायद। मदर नहीं इन्वॉल्व थी थिएटर में, नानी भी नहीं इन्वॉल्व थी थिएटर में। थिएटर तो मेरे फादर का था, उसमें कलाकार थे बहुत। एक जमाने में तो 250-300 कलाकार काम करते थे, क्योंकि सर्कस भी होता था हमारे उसमें, बहुत बड़े लेवल पे होता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सिनेमा आता गया, तो जैसे सिनेमा को वीडियो ने खत्म कर दिया, धूमिल कर दिया था जब 80s में। आपको अगर मालूम हो तो वीडियो जैसे ही आया था तो सिनेमा वो हो गए थे, तो सिनेमा घर है ना। तो ऐसे ही थिएटर को सिनेमा ने धूमिल कर दिया। धीरे धीरे वो घाटे में जाने लगा। तो वो जो 250 लोग फिर 100 लोग में हो गए, 100 के 50 हो गए होंगे, इस तरह से उसका बेचारे का हास हो गया थिएटर का। वो जो ट्रैवलिंग कंपनीज होती थी वो खत्म हो गई। अच्छा, तो उसके बाद रंजीत कपूर जो हैं और अन्नू कपूर हैं, आप हैं, आप बता रहे थे आपका एक छोटा भाई है, उसका भी फिल्मों में कुछ इंटरेस्ट है?
इंटरेस्ट है उसका भी, लिखता बहुत अच्छा है वो, शायर बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी मदर शायरा थी, उर्दू पोएटिस थी, और वो उर्दू पढ़ाती भी थी और कई भाषाएं जानती थी, पर्शियन, अरबिक, और तो वो बड़े बड़े शायरों के साथ उन्होंने पढ़ा था, कैफी आजमी, आपके तो मतलब लास्ट ये राहत इंदौरी और इन लोगों के साथ, इवन साहिर साहब, और मतलब जितने बड़े उस जमाने के शायर थे, अली सरदार जाफरी, बजरू साहब, इन लोगों के साथ उन्होंने डायस शेयर किए, अच्छी पाए की शायरा थी। और तो उर्दू और इस भाषा, आपने क्या पूछा, मैं ध्यान से उतर गया मेरे। नहीं नहीं वो अच्छी वही बात, मेरे नहीं घर में थोड़ा एक्टिविटीज हो रही है ना, तो मैं उधर देख रही। नहीं वो नेचुरल लग भी रहा है, कोई बात नहीं है, वो अच्छा ही लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो एक्टिविटीज हो रही है ना, तो मैं उसमें संलग्न हो गई कि क्या हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि मदर आपकी शायरा थी, तो एक क्रिएटिव फैमिली है आपकी पूरी, जी, मतलब फादर साइड से लेकर के जो है आपकी क्रिएटिव फैमिली है। जी, तो ये तो जीन्स का कमाल हो गया ना एक तरह से, मतलब सबके जीन्स में है। जी, आपके दोनों भाई दिग्गज कलाकार हैं। अनु कपूर के पास तो इतनी नॉलेज है, मतलब फिल्मी गानों के, कौन सा गाना कब गाया गया, गायक का मूड उस समय कैसा था, ये सारी चीजें। गाने के अलावा भी लिटरेचर हो, फिलोसफी हो, तो दोनों भाई मेरे उसमें, थिएटर, सिनेमा, अभी आप उसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि अनु भाई अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर वो फिल्म गाने और उसकी वजह से हो रहे हैं, तो लग रहा है कि भाई फिल्मों की उनको, लेकिन फिल्म ही काफी नहीं है जिंदगी में उसकी नॉलेज होना। मैं तो उसको इतना कोई बहुत ज्यादा बौद्धिक स्तर पे मानती नहीं हूँ कि आपको फिल्म के गाने, या अच्छी बात है गाने आपको याद हो या फिल्में याद हो, हमको भी बहुत याद है, लेकिन वो अपने आप में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है अकेला, जितना आपको साहित्य और संगीत की जो दूसरी विधा है, चाहे आप वेस्टर्न म्यूजिक कह लें, वेस्टर्न क्लासिकल कह लें, या इंडियन क्लासिकल कह लें ना, कर्नाटक शैली बोले, लैटिन अमेरिकन म्यूजिक बोले, तो फिर आपके वो खुलते दरवाजे, एक महदूद नहीं। तो और अन्नू भाई का चूंकि ये अब उनकी रोजी रोटी है, जो रेडियो पे जो वो आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि वो, लेकिन उनका लिटरेचर, फिलोसफी, बहुत बहुत सारी चीजों से वास्ता है, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर रंजीत भाई थिएटर, तो थिएटर अकेला नहीं है उनके पास, उनके पास दुनिया का लिटरेचर महदूद नहीं है कि सिर्फ हिंदी लिटरेचर पढ़ा हो, कि रशियन लिटरेचर पढ़ा हो, कि फ्रेंच लिटरेचर पढ़ा हो, कि चाइनीज लिटरेचर पढ़ा हो, उर्दू लिटरेचर पढ़ा हो, मतलब सारी चीजें। एक तरफ हम अगर कबीर पढ़ते हैं और नानक और दादू और मीरा पढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्ड्सवर्थ भी पढ़ते हैं, तीसरी तरफ रूमी को भी पढ़ते हैं, तो एक महदूद, पाब्लो नेरुदा को भी पढ़ते हैं, तो एक महदूद नहीं है। आप जैसे ही महदूद हुए तो आप अच्छे कलाकार, मुझे लगता है किसी भी फील्ड में हो, बन नहीं सकते। आपने कहीं जिक्र किया था कि आप जब बस में चलती थी तो आपके हाथ में मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी, आप किताबें लेकर चलती थी, उससे लगता था कि मतलब आप पढ़ने का शौक आपको भी रहा ही होगा। लेकिन ये बात मुझे सुनकर बड़ी अच्छी लगी कि आप शायद कहीं इंटरव्यू देने गई तो उसने कहा कि आप वही लड़की हो जो जिसके हाथ में मोटी किताब होती है। जी। तो इसका मतलब है कि
किताब वालों को लोग जरा ध्यान से गौर से देखते भी हैं, इसका मतलब देखते थे। आज देखते पता अब नहीं नहीं। देखते हैं कि नहीं, आज पता नहीं देखते हैं कि नहीं, लेकिन एक जमाना था जब पढ़ना जो है वो अपने आप में बड़ी उसको बड़े इज्जत से देखा जाता था। आज तो क्या है कि नॉलेज जो है आपकी, अब हर आदमी तो गूगल पे डॉक्टर बन जाता है। कौन सी वो आचार्य बन जाता है, क्योंकि जरा सा मैं देखे क्या है जी, पिकासो ने क्या है तो देखा तो 4 लाइन में आप पिकासो को जान जाते हैं, लेकिन पिकासो को 4 लाइन में नहीं जान सकते आप। लोग तो गूगल में दवाइयां भी खोज ले रहे हैं। वही ना, दवाइयां खोज लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ये इसमें ऐसा है और इसको खा लो, है ना। अरे तो फिर बेचारे डॉक्टर इतना पढ़ाई कर करके आप भी ऑपरेशन कर लो ना गूगल देख देख के। तो ये गूगल जो है ठीक है, आप थोड़ी बहुत जैसे जैसे वो थ्री इडियट्स में आमिर खान ने डिलीवरी करा दी थी। हाँ हाँ, उस पे बताइए तो ठीक है। वो तो फिल्म ऐसी विधा है जो मेक बिलीव वाली है कि आप कुछ भी आप टाइगर जिंदा है, मैं वो इतनी ऊंचाई से कूद रहे हैं हीरो हमारा, और फिर इतनी पिटाई के बाद भी उतनी शक्ति है। यहाँ तो 2 थप्पड़ किसी ने मार दिए तो उठ नहीं पाएंगे तीसरी बार में। तो वो एक आपको विश्वास करा दिया जाता है। तो बहरहाल आपकी रुचि दर्शन में भी शायद रही है, मैंने सुना है। दर्शन में ही रही, दर्शन में ही रही। मैं बीए जब कर रही थी ऑनर्स, तो मैं हिंदी लिटरेचर में कर रही थी, और मेरी जो रूममेट थी वो एमए की स्टूडेंट थी। तो उसकी वो एमए कर रही थी और मैं बीए कर रही थी, मतलब सेकेंड ईयर में थी शायद, और वो एमए फाइनल में थी। तो उसने मुझे कहा कि मेरा कल फिलोसफी का थी उसके पास, उसने कहा मेरा कल एग्जाम है तो तुम मुझे बुद्धिज्म का थोड़ा सा बता दोगी क्या। और मेरा भी पेपर था और मैं पूरी उसमें बुद्धिज्म पूरी रात उसको बताती रही। और तो पढ़ा था। हाँ, इतना मुझे फिलोसफी का उस एज में वो था। तो दर्शन है आपके पास, आप लिखती हैं, आप ने टीवी सीरियल बनाए हैं, टीवी शोज बनाए हैं, आपने फिल्में बनाई हैं, आपने पपेट शो थिएटर में काफी दिनों तक काम किया है। आगे की क्या योजना है आपकी? योजना ऐसी जिंदगी, अब आप बोल रहे हैं कि फिलोसफी में है तो फिलोसफर्स की कोई योजनाएं नहीं होती, बहाव होता है। तो जिस धारा में जिंदगी चलेगी, हाँ कुछ चीज़ों की योजनाएं होती हैं, जैसे कुछ स्क्रिप्ट्स पे मैं काम कर रही हूँ, और कुछ और योजनाएं, जैसे मैंने एक गांव अडॉप्ट किया हुआ है, तो मैं थोड़ी ऐसे प्लानिंग कर रही हूँ कि जो जितना भी अब जीवन है तो इनको 2 भागों में कैसे बांटूं, कि एक ये काम है जो दिल के बहुत करीब है, फिल्म मेकिंग है ये, और ये आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं मिलता है, क्योंकि आपको उसके लिए प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ता है, पैसे ढूंढने पड़ते हैं, एक प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ता है। और जो अडॉप्ट किया हुआ है गांव, उसमें किस तरह से मैं वो करूं कि आगे की आधा समय वहां बिताऊं, यही सब उहापोह है। और लिख रही हूँ कुछ, जैसे कहानियां वगैरह जैसे जी, कुछ इस तरह की चीज लिख रही हूँ। वो अभी मैं बताना नहीं चाहती हूँ, जब ठीक हो जाएगा फिर। जी, आपने एक लेटेस्ट फिल्म बनाई थी जिसमें शायद ओमपुरी साहब ने भी रोल छोटा सा किया था, और वो शायद ओमपुरी जी की आखिरी फिल्म थी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो वो कौन सी फिल्म है वैसे? मिस्टर कबाड़ी।
जिसमें एक कबाड़ी व्यक्ति पर फोकस करके उसकी लाइफ पर आपने, जो शायद मेरे ख्याल से वो टॉयलेट वगैरह बनाता है शायद मेरे ख्याल से। हाँ, कबाड़ी है, गरीब आदमी अगर अमीर हो जाता है तो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है कि मेरे जो रूट्स हैं, जो मेरा जो पास्ट है वो छुपा के अपने आप को इलीट बनाना चाहता है। उसमें बहुत हास्यास्पद हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो है वो है। अगर आपकी कोई क्लास इस तरह की है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। उस तरह से व्यंग था, कॉमिक उसमें शिकायत। ये फिल्म रिलीज होकर के फिल्मों में हुई थी, बहुत खराब रिलीज की थी। वो बेचारी बड़ी अनफॉर्चुनेट रही, अच्छी होके भी उसका रिलीज ही कुछ अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। और अभी है अमेज़न प्राइम पे है। अमेज़न प्राइम। आप ओमपुरी जी के साथ रही हैं काफी दिनों तक। पत्नी रही हूँ। हाँ, नहीं मैं समझ रही है, मैं थोड़ा सा वो हो जाता है। नहीं, मैं कुछ शब्दों में संकोच कर रहा था इसलिए। तो ओमपुरी जी बहुत अच्छे कलाकार थे और मेरे पसंदीदा कलाकार थे वो। उनकी आवाज, और वो कॉमेडी भी कर लेते थे, विलेन का भी रोल कर लेते थे, फनी विलेन का भी रोल कर लेते थे वो। और अर्धसत्य जैसी फिल्में उन्होंने की हैं। आप थोड़ा बताइए कि एज ए व्यक्तिगत रूप से कि उनको क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था खाने पीने में, या घर परिवार में, या किस तरह के व्यक्ति थे वो? ये तो इतना विस्तृत विषय है कि इस पे तो चर्चा बहुत लंबी होनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी कि पुरी साहब का देखिए, दो चीज़ें होती हैं। उनका जो कृतित्व है वो तो आप पूरी दुनिया जानती है कि क्या थे वो, क्या नहीं। और दोस्तों को भी उनका एक आयाम मालूम होता है, क्योंकि दोस्ती में भी आप पूरी तरह वो नहीं होते, लेकिन एक पत्नी को बहुत सारे आयाम मालूम होते हैं, पति बहुत सारे। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। और जी और तो मैं कुछ एक छोटे मोटे आयाम ही आपको बता पाऊंगी अभी, कि जैसे घर में एक तो बहुत केयरिंग थे वो, और सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, उनकी जो आदत थी कि मेरे अगर दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने किसी को भाई बनाया, उनकी पत्नी है, तो अब वो उनके लिए भी बाहर जाते थे तो साड़ी लेके आना या सलवार सूट लेके आना, ये करना वो करना। मतलब मुझे उतना याद नहीं रहेगा जितना पुरी साहब को याद रहता था। और उनके जो भोपाल से मैं वहाँ पाकिस्तान गए तो शकीला भाभी के लिए ये लेके, और मुझे पता ही नहीं है और उन्होंने कब उनको दे दिया। जो मेरे राखी बंद भाई थे, उनकी वाइफ को ऐसे। तो वो जो उनका किसको क्या पसंद है, खाने पे अगर कोई आएगा तो उनको ये मालूम होता था कि उस व्यक्ति को क्या पसंद है, मैं वो बनाऊं। और खुद कुकिंग के भी शौकीन थे, कुकिंग भी उनकी बहुत अच्छी थी। और जी नहीं ठीक है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे और खिलाने का भी बहुत शौक था। और तो सब लोगों का ख्याल रहे। मैं जब पुरी साहब गुजर गए तो 5-7 दिन बाद या 10 दिन बाद ये जो सिने एसोसिएशन ने उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, तो वहाँ अंजन श्रीवास्तव से लेके और मनोज बाजपेयी सबने अपने, नीना गुप्ता, इन्होंने सबने अपने संस्मरण सुनाए। वो यूट्यूब पे है। तो जब मुझे
मैं बोली उस वक्त तो ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं थी, नए नए वो उनका वो चले गए थे। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आज जब सुन रही हूँ सब लोगों से, अंजन श्रीवास्तव को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी उनको, अंजन जी को, और ये लोग साउथ में कहीं शूटिंग कर रहे थे और छोटी जगह पे शूटिंग कर रहे थे, और उनको डॉक्टर ने कहा था कि हरी सब्जियां और ये खाना है। पुरी साहब एक दिन पुरी साहब का ऑफ था, और जिस जगह ये लोग गांव में शूटिंग कर रहे थे वहीं रह भी रहे थे, वहां पे वेजिटेबल्स ज्यादा नहीं मिलती थी। तो पुरी साहब का जिस दिन ऑफ था वो उस दिन गाड़ी लेके चले गए शहर और खूब सारी सब्जियां अंजन जी के लिए लेके आए। ये मुझे नहीं पता था। तो उस दिन जब अंजन जी ये बता रहे थे तो मैंने कहा कि वो मुझे ये नहीं फील करवाते थे कि तुम स्पेशल हो। वो जितने लोगों से मिलते थे, जिन लोगों से उनका थोड़ी देर का भी अगर संबंध होता था तो उनको स्पेशल फील करवाते थे। हर इंसान को ये लगता था कि पुरी साहब मेरे लिए कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे होते थे। That is a good quality. हाँ, वो उनको हर आदमी को ये लगता था कि ये इन्होंने मेरे लिए किया। लेकिन जब स्टेज पे आके सब लोगों ने बताया कि किस किस तरह से नीना आई, बोले मेरे लिए भिंडी बनाते थे और ये है वो है, तो मुझे लगा कि वो सबको स्पेशल फील करवाते थे और हर आदमी इस मुगालते में रहता था कि मैं ही स्पेशल हूँ। तो वो एक उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी थी।